पार्टी के लिए किस तरीके से हम मजबूती का काम कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद दें। श्रीमान को बात बता। राम राम साहब। राम राम। सबसे पहले मैं गिल परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये मौका दिया, अपने यहाँ ढानी में बुला करके आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मौका दिया। इसके लिए मैं कर्नल जितेंद्र गिल साहब का, जनरल धर्मेंद्र गिल साहब का, कर्नल सुरेंद्र गिल साहब का, विजेंद्र गिल साहब का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम। मेरे साथ में मेरे छोटे भाई, आपके पड़ोस से विधायक नौहर अमित चाचान जी भी आए हैं। राजस्थान के अन्य लोग भी यहाँ आपके इलाके में आए हैं। आपके प्रत्याशी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो सर्विस होती है आईएएस, उसकी सर्विस पूरी करके और बड़े ही सम्मान के साथ में आपके बीच में आए हैं श्री चंद्र प्रकाश जी। वो आपके विधायक के प्रत्याशी बने हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं आशीष गोदारा जी जब मुझे आज यहाँ हिसार में मिले और जब इनके बारे में मैंने पूछा और पता लगाया और पता चला कि ये गांव इनका आपके आशीर्वाद से ये जिला पार्षद बने हैं और पूरे गांव ने वन वे वोट दिया, मैं सलूट करता हूं आपको। आशीष गोदारा जी को पूरे गांव ने वन वे करके और यहां से आशीर्वाद देकर के भेजा है, तो ऐसे गांव की एकता को भी प्रणाम करता हूं आप सबको। राजेश सेठ साहब भी हैं, संदीप जानी जी भी हैं, मंतूराम जी भाट साहब भी हैं, धर्मपाल सबरवाल साहब भी हैं, पृथ्वी अंबरदार जी भी हैं, रामनाथ जी भी हैं, बजरंग जागड़ा जी भी है, हनुमान एरन साहब भी हैं, कमलेश कपिल जी भी हैं। मैं समझता हूं कि सबके नाम लूंगा, समय लगेगा, काफी समय हो गया है, ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं है। आप सब जो सामने विराज रहे हैं उन आदरणीय बुजुर्गों को, युवा साथियों को साथ लेते हुए और आपके जोश और जुनून और आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं चंद्र प्रकाश साहब आपको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिन्होंने मन बना लिया है कि एक सुलझे हुए व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पूरे सिस्टम को समझता है, कैसे किस गांव में कैसे कुछ इलाके का विकास कराना है, कैसे किसी का व्यक्तिगत काम करना है, ये वही व्यक्ति काम करा सकता है जो व्यक्ति समझता हो, जानता हो कहां से काम होता है, किस प्रकार से हम इलाके को आगे ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी देकर के आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है और मेरा भी सौभाग्य है, मैं आपके पड़ोस का हूं। सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी का इलाका, हमारे यहाँ आपके यहाँ रिश्तेदारियां हैं, बिल्कुल नजदीक का हूँ। लक्ष्मणगढ़ से चौथी बार कंटिन्यू एमएलए हूँ। पहले एक बार प्रधान बना, प्रधान रहते रहते 5 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लक्ष्मणगढ़ जनरल होगी, पहली एससी की थी और पहली बार जनरल सीट पे मुझे मौका मिला और तब से मैं कंटिन्यू एमएलए के तौर के ऊपर और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री भी बना। 4 साल से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, तो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ और पूरी तरीके से किसान के घर में जन्म लिया। मेरे पिताजी टीचर थे, कभी जिंदगी में कोई पद सरपंच भी नहीं बना था, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मेहरबानी की और आप सबका आशीर्वाद रहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि मुझे राजनीति में 15 साल के अंदर ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, 10 साल यह भारतीय जनता पार्टी का राज आपने देख लिया,
10 साल केंद्र में मोदी जी का राज देख लिया, और उससे पहले 10 साल तक आपने मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी का यूपीए की सरकार भी आपने देख ली, और उससे पहले 10 साल आपने कांग्रेस का यहां पर भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के समय का शासन भी आपने देख लिया। हम इतने सक्षम हैं कि हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या काम किए। 10 साल में ये जो दिल्ली से पर्चियां आके सरकारें बनने लगी है ना, पपेट बैठाने लग गए है ना, पपेट समझते हो क्या? कठपुतली। तो वो बैठाने लग गए हैं, उनमें और उनमें क्या फर्क है? आपका विकास, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं किस प्रकार से 10 साल में वहां कैसे सुलझी थी, कैसे विकास हुआ था, और आज इस 10 साल में क्या हो रहा है। यूपीए सरकार के समय आप देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का कानून कौन लेकर के आया, किसके लिए लेकर के आया? गरीब का बेटा निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक ले, उसको किताब भी भरी मिले, उसकी फीस नहीं हो, और अनिवार्य रूप से उसके माँ बाप उसको पढ़ाएं, ये कानून लेकर के आए। इस सोच के साथ में कि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा का जो उजाला है वो कभी मिट नहीं सकता। लाइट चली जाए, हमारे बल्ब का उजाला मिट सकता है, लेकिन शिक्षा का उजाला कभी नहीं मिट सकता। और लोग कहते हैं, बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि धन हो सकता है, धन जा भी सकता है, लेकिन शिक्षा अगर मिल गई तो वो कभी नहीं जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी में भी उजाला करेगी, और मैं समझता हूं कि पूरे परिवार को आगे लेकर के जाएगी। तो शिक्षा का कानून लेकर के आए। गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा था तो मनरेगा ला करके गरीब को रोजगार दिया कि आपको गारंटी देते हम कि आपको रोजगार मिलेगा, अगर आप एक फार्म भर देंगे तो आपको काम मिलेगा, काम का अधिकार लेकर के आए। राइट टू फूड, आज मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को मैं 2 रुपए में गेहूं देता हूं, मोदी जी कानून नहीं लेकर के आए। ये कानून यूपीए सरकार के समय कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे। वो कानून अगर आज नहीं बनता तो क्या मोदी जी 80 करोड़ को दे देते? तो कानून लेकर के आए। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि चाहे काम का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे आप खाने का अधिकार हो, ये सारे ऐसे कानून लेकर के आए थे जिससे गरीब का भला हो, किसान का भला हो, 36 कौम का भला हो, हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें। मैं समझता हूं कि ये उनकी सोच थी। और इस 10 साल में नोटबंदी कर दो साहब, क्या फायदा हुआ साहब बताओ? किसी को कोई 1 रुपए का फायदा हो तो बताओ। नोटबंदी की थी तब क्या कहा था? जैसा आप फेक करेंसी जो नकली नोट है ये खत्म हो जाएंगे। आज गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में मशीनें ला करके चाहे जो नकली नोट छाप रहा है, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। रोजाना हमारे सेना के ऊपर बच्चे मारे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। रोजाना पकड़े जा रहे हैं, कहीं भी हाथ डाल लो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, कहीं चले जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो जो हमको कहा था वो क्या हुआ? तो नोटबंदी का कोई फायदा नहीं। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के आए, कोई फायदा हुआ? हमको किसी को फायदा हुआ? जिसमें ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डालो, उसी से पैसे ले लो, उससे 2 शब्द लिखवा दो किसी नेता के खिलाफ, जिसको जेल के अंदर डालना है, जिसको परेशान करना है, जो विरोधी पार्टी का है, तो उसके खिलाफ बयान लेकर के उसको जेल के अंदर डाल दो। ये तमाशा कर रहे हैं। 10 साल में इन्होंने एक कोई जनहित की कोई योजना, कोई जन कल्याणकारी योजना, कोई ऐसा विकास का काम जिससे हमारे जीवन स्तर में, हमारे इनकम में कोई बढ़ोतरी हुई हो, जीवन स्तर सुधरा हो, तो आप बता दीजिए। तो कर क्या रहेंगे? केवल और केवल हम तो, हमारे तो बेईमानी करो, देश को लूटो, सबको परेशान करो। जो दिखता व्यक्ति है, जो बड़ा व्यापारी है, उसके छापे डालो। जो नेता हमारे खिलाफ है, जो सरकार हमारे खिलाफ बन गई, उसको तोड़ो। यही तो किया। आप बताओ। आज मैं पूछना चाहता हूं कि खट्टर साहब को कोई जानता था कि जब मुख्यमंत्री बनाया? जिक्र भी नहीं था। अगर जिक्र भी नहीं था, जानता नहीं था, उनकी सोच नहीं थी। पहली बार एमएलए बना और पहली बार एमएलए बनते उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और क्यों बना दिया?
कि आप सबको पता होगा कि पर्चियां दिल्ली से आनी है और वो फैसले करने हैं जो वो चाहते हैं। और वो फैसले कौन से? बेईमानी के फैसले। आपके यहाँ पर जितने भी टेंडर हो, ठेके हो, जितना भी काम हो, जितने भी माइनिंग हो, इलीगल हो, वो सारी के सारी उनके मार्फत से, दिल्ली वालों के मार्फत से यहाँ हो, कोई बोलने वाला नहीं हो। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या है कि अपना पपेट बैठाओ, कमजोर व्यक्ति को बैठाओ, जो आंख नहीं दिखा सकता हो, जो बड़े बड़े नेता उनको मारो, उनको निपटा करके घर बैठा दो। हमारे राजस्थान में आपने देखा होगा, वसुंधरा राजे बीजेपी की नेता थी, राजेंद्र राठौड़ भी 7 बार जीते हुए थे, बाकी भी कई, गुलाब चंद कटारिया जी भी 7 बार जीते हुए थे। एक को राज्यपाल, एक को निपटा दिया, एक को घर बैठा दिया। और भजन लाल जी पीछे टेंट की व्यवस्था कर रहे थे, खाने की व्यवस्था कर रहे थे, एमएलए की हाजिरी भर रहे थे, कौन एमएलए आया कौन नहीं आया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया और कह रहे हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, ये बड़ा काम नहीं है, ये बेईमानी है। ये जो लोग सक्षम है उनको आप समाप्त करके अपनी दादागिरी कर रहे हो, आप तानाशाही कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नायब सैनी जी अचानक क्यों बड़े साहब लास्ट में? पहले ही बना देते, इतने योग्य थे तो आप पहले बना देते। 9 साल उनको रख लिया, उनकी जो एंटी कमेंसी है, उनका जो विरोध है वो खत्म हो जाए। उनका विरोध खत्म हो नहीं हो, इनका जो आक्रोश है वो खत्म नहीं होगा, आपको ले डूबेगा, भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा। ये हर व्यक्ति पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मर्जी है जिसके भेज देते हैं। इससे कोई देश का भला होने वाला है क्या? इससे क्या होने वाला आप बताइए। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो 3 काले कानून लेकर के आए थे, आप तो हमसे ज्यादा जानते हो, आपने जो संघर्ष किया वो तो राजस्थान में भी नहीं किया, पंजाब और हरियाणा तो प्रमुख है। आपकी जमीन पे बड़े उद्योगपतियों का डाका डलना था, इसके अलावा कोई मॉडल नहीं था, इसके अलावा कोई मॉडल नहीं था। साइलो बन गए बड़े बड़े, और पहले ही क्यों बन गए साहब? कैसे पता चला उनको कि ये कानून आने वाला है? किसी से चर्चा नहीं। तो मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, आज 400 पार की बात करके चुनाव लड़ा, 240 पे रह गए, लेकिन फिर भी राज बना लिया। हमारे 5 साल चले नहीं चले मैं नहीं कह सकता, लगता तो नहीं चलेगा, लेकिन ये 5 साल फिर परेशानी के हैं। लेकिन वो परेशानी हरियाणा के 36 कौम के लोग नहीं भोगे, हमारा नौजवान नहीं भोगे, हमारी मातृशक्ति वो परेशानी नहीं भोगे। इसके लिए कम से कम एक मौका है कि हरियाणा के अंदर तो हम इनसे बच सकते हैं, इनके जो तानाशाही है उससे बच सकते हैं, इनकी गलत नीतियों से हमारे आम व्यक्ति को हम बचा सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। जब मैं चला था तो लोगों ने पूछा था कि भाई आपका डोटासरा जी क्या रहेगा, कितनी हरियाणा में आ रही है, पत्रकार बंधु भी पूछते रहते हैं। मैंने कहा भाई मैंने 10, 20, 50 जगह टेलीफोन किया, वो कह रहे कि भाई जो हरियाणा के 36 कौमों के लोगों का मन है, उससे तो ये पता चल रहा है कि आंधी चल रही है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल से 20-25 सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वहां पर कोई सीट आने वाली नहीं है। ऐसे में आपको इस बात का तो धन्यवाद दूंगा कि आपने मन बना लिया, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मुझे आज आने का मौका मिला है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक सुलझा हुआ व्यक्ति जिसके विचार आपने सुने होंगे, चाहे 5 मिनट सुने, 10 मिनट, 15 मिनट सुने, किस प्रकार से सबको साधते हुए चल रहा है। कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है कि साहब वो गलत है, ये है, वो है। वो कह रहा है भाई देखो इन लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग काम करेंगे, 36 कौमों को साथ लेकर के चलेंगे, आप मौका दीजिए। कांग्रेस की सरकार बन रही है और आप समझ सकते हो कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राज के अंदर आदमपुर का हिस्सा होना चाहिए, उनकी कलम में ताकत होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो आईएएस की नौकरी पूरी करके सम्मान पूरे हिंदुस्तान में नौकरी करके आया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी करके आया है, अगर उस व्यक्ति के आप सरकार में आप हिस्सेदारी तय कर दोगे तो भाई बड़ा आदमी बनेंगे, आपके विकास के काम कराएंगे। और अभी कह रहे थे कि साहब वो
कुलदीप बिश्नोई जी, वो तो कुलदीप बिश्नोई जी का उनका तो बेटा लड़ रहा होगा ना, उनका बेटा बाबा वो तो 25 साल का नहीं हुआ क्या अभी? होता नहीं हुआ क्या? ये कौन लड़ा लेते हैं? बजरंग का पोता है नहीं हो? ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे चीजें चलती नहीं है। आप समझ सकते हो, कब तक तो वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हमारे कई मंच साझा किए राजस्थान में, अरे साहब हमारे साथ धोखा हो गया, हम तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस हमारी माई है और हम तो कांग्रेस में मजबूत करेंगे, और छोड़ के भागिए। तो आप क्या गारंटी है, जब पार्टी छोड़ के भागिए तो आपको छोड़ के क्यों नहीं भागेंगे? और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर जैसा लग रहा है आपके आशीर्वाद से यहाँ से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उसके बाद में आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और ये व्यक्ति आपके बीच में रह करके सरकार में भागीदार बनेगा, सरकार में जब भागीदार बनेगा तो आपके विकास के काम कराएगा। इसलिए मैं आपका पड़ोसी होने के नाते, हरियाणा के लोग तो डरने वाले हैं ही नहीं, और आपसे सीख सीख के हम भी नहीं डरते हैं। हमने भी कहा तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ, और इन्होंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 मोड़ियों बुला दिया। तेरे को वहां से कहने लगे थे हरियाणा में भी मोरिया बुला रहा होगा ये। मैं क्यों भाई अपील करूंगा, अरे हरियाणा में अगर जवान दे दी कि मोरिया बुलाऊंगा तो मैं पक्का बीजेपी का मोरिया बुलाऊंगा। बताओ तो सही, मोरिया क्यों बोल रहे हैं? लोगों के उम्मीद कर रहा है कि अब की बार कांग्रेस एकदम से स्विप होनी चाहिए, पूरे तरीके से कांग्रेस आएगी, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, महिला का, नौजवान का, बेरोजगार का, सबका भला होगा। अच्छी योजना लेकर के आएंगे, और ये जो लहलाती खेती और जो हरियाली आपको दिख रही है, उसमें और ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट आए। और जब सेना में कर्नल और जनरल और हमारे देश की आन बान, एकता, अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने का जज्बा लिए जो लोग हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो अगर आपसे और हमसे सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारे कहने से अब की बार कांग्रेस को वोट दो, चंद्र प्रकाश जी को आशीर्वाद दो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो कोई लड़ने वाला नहीं है। ये कुकी जी बोलते हैं क्या आपको? ये कुकी जी को जैसे वन में वोट दिया वैसे दे देना, गोविंद डोटासरा की आए हुए की इज्जत रख देना। राजस्थान में आपका, आपकी किसी भी रिश्तेदार का, जानकार का कोई भी काम पड़े तो भाई जी राजस्थान में बीजेपी की थोड़ी टीम का जाना, कोई भी काम बता देना, राज होनी हो कोई नहीं फर्क पड़ता, बिना राज भी राज हमारा ही है। ये भजनलाल सजनलाल से कोई नहीं, कोई काम नहीं होने। जहाँ हम लोग कहते हैं कि ये सही काम है, ये होना चाहिए, इनके तो राजस्थान में तो मंत्री इस्तीफा दिए घूम रहे, 2.5-3 महीने हो गए, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये पपेट बैठाने का काम करते हैं। गुजरात मॉडल यही है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ, जिससे हमारी दिल्ली को कोई चैलेंज नहीं करे। हमारे जो खजाना लूट के ले जा रहे हैं हर स्टेट से, दिल्ली में बैठे हुए लोग, उसको कोई ये आंख मीच ले, उनकी तरफ देखे नहीं। यही गुजरात मॉडल है, यही बीजेपी का मॉडल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए तुलना करने के लिए आपके पास में इनका 10 साल है, यूपीए सरकार का, कांग्रेस का 10 साल है, हुड्डा जी का 10 साल है, और ये खट्टर जी का और नायब जी का भी 10 साल हो गया। तो ये तुलना सबको हमको करनी है। और एक कहावत है हमारा, जैसे आप सूता का पाटा और जागता की पाटी, तो 5 तारीख तक कहावत तो फल फेर हुई है, बताऊंगे क्या हुआ। 2 किसान हा, दुनिया के भैंस व्यापारी, दुनिया के भैंस व्यापारी तो दोनों रुखाड़ी करें। अब धन पशु जब व्यावे जना रुखाड़ी तो करनी ही पड़े, सारो व्यवस्था तो थाने बेरो है ही। तो दुनिया के भैंस व्यापारी 2 बजगा, 3 बजगा, 4 बजगा, जब चंद्र प्रकाश जी एक किसान मार या थोड़ो असला की हो, वो बोले बेटी का बाप के रोकना जी भैंस वैसी, मैं एक काम करो 2-1 घंटा की जबकि काटे तू बैठो है,
बोले भैया कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों भैंसा बज रही है, मैं बैठे हूँ, तू जाया। वो गए और घंटे के बाद के मायने पे भैंस भी आई। भैंस भी आएगी तो जो कुछ जाग तो पियाड़ी भैंस तो ले आई पाटो, और जब को सोए को पियाड़ी भैंस ले आई पार्टी। अब पार्टी को बोल भैंस बन जाए, पार्टी को ठीक होनी हुआ। तो वो कहते रहो आपको सरकार गोद में ले और आप पड़ेगा नहीं भैंस का, तो पार्टी ने मेल ली और उन्होंने भी पार्टी ने मेल ली। घंटे के बाद में वो आयो, किसान बोले भैया ब्याएगी, बोले ब्याएगी, अरे बोलो कहाँ ले आई। किसान के भाई पैदावार के भाई ये पार्टी लिया हुआ है तो भैंस 5-4 साल में भैंस बन जा। बोले भैया मानी तो लाई है पार्टी और थानी लाई है पाटो। बोले भाई तकदीर की बात है, कोई बात कोई तरह से लोगी हो। 12 महीना 2 साल 3 साल बाद में जब आप भैंस बन की पहली चोट गई, जरा बोले भैया सोने थानी पार्टी पे आई है, भैंस बन गई है। बोले मानी किया, बोले तू सोए को जना भी भैंस का नहीं मानी का नहीं पार्टी तो मिले नहीं पाटो तेरे का इसका। देखो जब को आदमी सो तो रह जाएगा ना, पाटो है 5 तारीख तक आपने सब ने मिल वो जाग तो रहना है, नहीं तो एगिया का बेईमानी के पार्टी पार्टी ने बदल देगा और आप तीनों खराब कर देगा। आप बात करवा के लिए बीच में आयो हो, और जब बढ़िया काम कांग्रेस की सरकार करे और बढ़िया उम्मीदवार अपन दे दियो, कई तरह की बातें करेंगे, जाति की करेंगे, धर्म की करेंगे, आ करेंगे, बै करेंगे। भैया मेरी चक में मावा को मैं तय कर लियो कि थारो बीजेपी को सूपड़ो साफ कर सर कांग्रेस में वापस ले से राजभवन से हरियाणा में मेरी भी बात रह जाएगी। कर्नल साहब के दोबारा आऊंगा, मैं चाय पानी पीऊंगा, खीर चूरमू खाऊंगा और थाने धन्यवाद दे जाऊंगा। ये मेरी आइडिया की बात राजो। राजस्थान के भाई में अगर कोई भी थाके दिक्कत आवे, कोई भी बात आवे तो रात में याद कर लीजिए कोविड रोटासरा था के लिए तैयार रखो। आई बात आप सब लोग आया, माँ को सम्मान दियो, ठीक है। ये चंद्रप्रकाश जी, हाँ जीतते बाद माँ को सबको ध्यान रखियो, जीत में कोई शंका मने तो लागे कोई है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब आपने मौका दिया, सब लोगों को धन्यवाद। और राजस्थान से एक बात कही ना, परिवेश होम जरूरत क्यों ही नहीं है, मेरे से आगे सेवा करवाने आके बीच में कि बीजेपी की सच्चाई बतावा के लिए आया, ये सारा का सारा वे कार्य करता थाके बीच में रहूंगा, थाके की रोटी खावागा और थाकनो वोट की अपील करांगा और कि कांग्रेस ने जीताओ और कांग्रेस की सरकार बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्र प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्र प्रकाश जिंदाबाद, आशीष गोडारा जिंदाबाद। रोशन भाई शायद गाड़ी क्या क्या हाँ तब तो